नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर के एक इशू के साथ आपके सामने पुनः प्रस्तुत हैं और ये करंट अफेयर का इशू है भारत सरकार की जो जम्मू कश्मीर में रोहिंग्या मुस्लिमों पर कार्रवाई चल रही। कार्रवाई इन द सेंस कि उनको सर्च आउट किया जा रहा है, उनको सर्च आउट करके उनको डिटेंशन सेंटर में डाला जा रहा है। उससे संबंधित अभी एक सप्ताह के अंदर या 10 दिन के अंदर ये सब कार्रवाई हो रही है। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे आखिर में रोहिंग्या मुस्लिम है कौन। हाँ, एक बात यहां पर मैं आपको बता दूं, हमने जो थंबनेल में इमेज लगाया है वो इमेज इंडिया का नहीं है, वो इमेज म्यांमार का है। जब उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, वो काफी द्रवित करने वाला इमेज है। मेरी अंदर से आत्मा ने खुद झकझोर दिया उस इमेज को देखने के पश्चात। फिर भी मैंने उसको लगाया। हम कहे सब लोग जाने समझे क्या हो रहा है वास्तव में। पहले हम चलते हैं, रोहिंग्या मुस्लिम है कौन। यह है म्यांमार, बर्मा जिसे कहा जाता है, बर्मा है। इसके ये आप दक्षिण पश्चिम में आप देखेंगे, एक है रखाइन प्रांत। यहां पर रोहिंग्या मुस्लिम रहा करते हैं और ये वहां के माइनॉरिटीज हैं। और पूरा का पूरा जो म्यांमार है वहां पे बुद्धिस्ट लोग रहते हैं। और ये यहां पे भाई सेपरेट जोन में है, यहां पे रोहिंग्या मुस्लिम रहते आए हैं और ये यहां पर 8वीं शताब्दी से रहते आए हैं। ध्यान देने योग्य बात है, 8वीं शताब्दी से रहते आए हैं। काफी लोगों को ये बात नहीं पता होगा कि ये सोच रहेंगे माइग्रेट होके यहां पे आए, लेकिन बात सच्चाई है यहां पे वो बहुत साल पहले से ही 8वीं शताब्दी से ही रहते आए हैं। और इसमें एक खास बात है कि जब ये म्यांमार में राष्ट्रीयता कानून बना 1982 में राष्ट्रीयता कानून बना म्यांमार में, उस राष्ट्रीयता कानून में इनको नागरिक वहां का नहीं माना गया। नंबर एक बात। और ये किसी भी प्रकार, ये जो रोहिंग्या मुस्लिम है वो किसी भी प्रकार यहां पर आंदोलन के लिए स्वतंत्र नहीं है। दूसरी बात, किसी भी राज्य सरकार की शिक्षण संस्थानों में इनका प्रवेश नहीं हो सकता। तीसरी बात, ये किसी भी सरकारी नौकरी में यहां पर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आप तीन के तीनों जो हथियार थे किसी भी राज्य के, किसी भी राष्ट्र के, आप तो इनसे ले लिए शुरुआत में ही। अभी बेचारे क्या करेंगे? सबसे बड़ी समस्या यहां पर आती, इनको नागरिक म्यांमार सरकार मानती ही नहीं है। और इसी दौरान 2017 में एक घटना घटती है, एक वायलेंस क्रिएट होता है, एक हिंसा व्याप्त होती। भाई इनको प्रताड़ित किया गया तो इन्होंने कुछ पुलिस कर्मियों को, सेना के जवानों को मार दिया। उसी में से जब मार दिया तो पूरे म्यांमार जो सेना शासन था, सेना ने एक जबरदस्त कार्रवाई किया इनके अगेंस्ट, रोहिंग्या मुस्लिमों के अगेंस्ट। और लगभग 10 लाख जो यहां पर रोहिंग्या मुस्लिम रहते थे, इनको एक प्रकार से जीनोसाइड किया गया। हालांकि 10 लाख मारे नहीं गए, उसमें से कुछ हजार ही मारे गए, लेकिन बहुत ज्यादा प्रकार के इनके घरों को जला दिया गया, इनके कुछ लोगों को जला दिया गया, पूरे गांव की बस्तियां उजाड़ दी गई। और सब बस्तियां उजाड़ दी गई तो इनके रहने का आवास ही नहीं, इनको डिटेंशन सेंटर में डाल दिया गया। ठीक, इतना। और इसमें से अब यहीं पर एक घटना होती है, इसमें से कुछ जो रोहिंग्या थे वो पहुंच जाते हैं थाईलैंड और कुछ रोहिंग्या पहुंच जाते हैं बांग्लादेश। और इस बांग्लादेश के रास्ते ये इंडिया में भी चले आते हैं, इंडिया के अलग अलग राज्यों में, जम्मू कश्मीर में चले गए, गुजरात में चले गए, उत्तर प्रदेश में चले गए, पश्चिम बंगाल में चले गए। ये यहां की रोहिंग्या मुस्लिमों की मेन समस्या है। जिस प्रकार अफ्रीका में रंगभेद की नीति चली थी, सेम आप यहां पर मान सकते हैं। यूएन इस जो 2017 की जो कार्रवाई थी, वहां पे उस समय स्टेट काउंसलर थी आंग सान सू की। बड़ी आलोचना हुई, नोबेल पीस प्राइज भी पाई हुई है, लेकिन बड़ी आलोचना हुई वर्ल्ड लेवल पर उनकी कि आपके रहते ये ऐसी घटना क्यों हो गई। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जितने भी थे, जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल, ग्रीन पीस, वर्ल्ड ग्रीन पीस, इन सब संस्थाओं ने इस यहाँ की सरकार की बहुत बुराई की।
कि आप जीनोसाइड कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो वहां पर बहुत पहले से रहते आए हैं, आप उनको नागरिकता क्यों नहीं दे रहे हैं? आज भी वो म्यांमार सरकार उनको अपना नागरिक मानने से इनकार ही कर रही है। लेकिन चूंकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव इतना ज्यादा है कि आपको कभी न कभी तो मानना ही होगा। फिर भी कुछ समझौता हुआ था कि नहीं ठीक है, हमारे यहां भेज दिए, हम उनको रखेंगे यहां पे, लेकिन उनके खाने पीने रहने शिक्षा की अगर आप व्यवस्था, शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं करते तो क्या मतलब आपका? अब आते हैं कि भारत के लिए क्या परेशानी हुई। भारत सरकार को इस रोहिंग्या के अगेंस्ट कार्रवाई क्यों करनी पड़ी भाई? अब मैं आपको आता हूं, जब यहां से माइग्रेट होते हैं बांग्लादेश में, बांग्लादेश से माइग्रेट होते हैं इंडिया में, इंडिया के अलग अलग शहरों में आते हैं, तो आपके जो इंडिया में जो भी हमारे नागरिक रह रहे हैं, हमारा डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर उससे बिगाड़ता है, नंबर एक बात। और नंबर दो बात, जो हमारी सिक्योरिटी है उससे हैम्पर करती है, प्रभावित होती है। आपके हमारे देश में कोई भी अवैध तरीके से नागमन हो पाए किसी का, भाई जो हमारे यहाँ नागरिक, हम उन्हीं को तो अपना सब सुविधा संपन्न देंगे। अब 10 लाख लोग यहां से यहां चले आए, तो हम कहां से उनको बैठा के खिलाएंगे पिलाएंगे? ये हमारे लिए समस्या है कि नहीं है? अब उसमें और एक बात आती है, जम्मू कश्मीर से कार्रवाई शुरू हुई, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टार्ट की, भारत सरकार ने स्टार्ट किया कि इन सभी जितने भी रोहिंग्या है जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, इनको सर्च आउट किया जाए और सर्च आउट करके इनको डिटेंशन सेंटर में डाला जाए। ये भारत सरकार की कार्रवाई है। और इसके पीछे खुफिया एजेंसी ने इनको एक क्लू दिया कि जो जम्मू कश्मीर में रोहिंग्या रह रहे हैं उनको पाकिस्तान से और यूएई के द्वारा, एक एनजीओ के द्वारा, एनजीओ पाकिस्तान और यूएई ने एक एनजीओ को फंडिंग किया और उस एनजीओ के द्वारा इन रोहिंग्याओं ऊपर पैसे दिए जा रहे हैं। अब ये कुछ न कुछ आतंकवादी गतिविधियों में ताकि लिप्त हो जाए और भारत सरकार को डिस्टर्ब करे, ये सिक्योरिटी एजेंसी का कहना है। तो यहां पर इसीलिए अभी भारत सरकार ने खाली जम्मू कश्मीर का सर्च आउट ऑपरेशन शुरू किया है, बाकी किसी राज्य में नहीं शुरू किया है। जम्मू कश्मीर में जो भी रोहिंग्या रह रहे हैं उन सभी को सर्च करके उनके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है देखा जांचा जा रहा, पड़ताल किया जा रहा, सबको एक डिटेंशन सेंटर में डाल के रखा जा रहा है कि म्यांमार सरकार उसको जल्दी से जल्दी अपने के यहां डिपोर्ट कर ले। ये बात, यही मेन रीजन है रोहिंग्या पर भारत सरकार की कार्रवाई का, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी उससे प्रभावित हो रही है और कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से जो गलती कर रहा है वो तो म्यांमार कर रहा है, उसके अंदर इंसानियत रही नहीं गई है, चाहे जिस जाति के हैं चाहे जिस धर्म के हैं। वो वहां से अगर 8वीं शताब्दी से रहते आए हैं, अब आपके नागरिक उस जगह के नागरिक तो होंगे, पीढ़ियों दर पीढ़ी उनके बाप दादा रहते चले आए हैं, आप उनको वहां पे रहने ही नहीं दे रहे हैं, आप उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। तो ये बात सही नहीं। गलती कर रहा है म्यांमार, सजा भोग रहा भारत। अब अगर हम उनके साथ जास्ती तो कर नहीं सकते जैसा म्यांमार ने किया। भाई आप उस दृश्य को आप भी देखिए, उस दृश्य को देखिए, कौन सा इंडियन ऐसा नहीं है जिसका दिल पिघल नहीं जाएगा। एक नन्हा सा बच्चा है, हमको लगता है 2-4 महीने का बच्चा होगा, उसका पिता उसको लेके जा रहा है, दौड़ते हुए जा रहा है। अब हम ऐसा कर नहीं सकते, हमारी संस्कृति नहीं है, लेकिन हमारी चूंकि सिक्योरिटी यहां पे प्रभावित हो रही है तो हम उनको सर्च आउट करके उसमें डिटेंशन सेंटर में डाल सकते, इससे और उस उचित समय आने पर उनको डिपोर्ट कर देंगे। ये काम हम करेंगे, क्योंकि हमारे लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। अब यहां पर हमने पूरा का पूरा आपको एक विश्लेषण प्रस्तुत कर दिया रोहिंग्या मुस्लिम के बारे में, ये क्या है, कैसे नहीं है, और इसकी समस्या जो भी म्यांमार कर रहा है, इस समस्या का निदान तो सिर्फ यूएन के द्वारा ही है, या एक तो यूएन के द्वारा, दूसरा पड़ोसी जितने भी राष्ट्र हैं म्यांमार के, वो सब मिलकर म्यांमार गवर्नमेंट प्रेशर डालें कि आपने जो किया वो सही नहीं किया, और उनसे व्यापारिक प्रतिबंध लगा लें,
उनका आवागमन बंद कर दे, या आप भाई समस्या खड़ी कर रहे हैं आप और भोग रहे हैं पड़ोसी देश, क्यों भोगे? समस्या तो आपकी है ना। आप अपने नागरिकों को बुलाएं, अपने यहाँ के लोगों को बुलाएं। आप क्यों उनको, आप उनको अपने यहाँ बुलाइए, उसके बाद में आपको जो उचित समय में लगे, लेकिन गलत नहीं, जो उचित समय में लगे आप कीजिए। कुछ गलत नहीं। अगर गलत आप करेंगे तो यूएन है ऑलरेडी, गलत नहीं होने देगा। आज का ये करंट अफेयर का इशू, इसलिए हमको ये हालांकि ये घटना प्राचीन पहले से ही है, इसलिए बनाना पड़ा कि जो जम्मू कश्मीर में कार्रवाई चल रही है रोहिंग्या मुस्लिमों के अगेंस्ट, भारत सरकार की डिटेंशन सेंटर में डाला जा रहा है, तो एक तस्वीर साफ हो जाए कि हाँ भाई, जो भी कार्रवाई इंडिया गवर्नमेंट कर रही है वो गलत कार्रवाई नहीं कर रही है, वो सही ही कहीं ना कहीं कर रही है। हम किसी भी विदेशी को अपने देश का नागरिक कैसे मान सकते हैं? हमारे लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। आज का ये करंट अफेयर का टॉपिक यहीं तक, फिर हम वेडनेसडे या थर्सडे को मिलते हैं किसी एक नए इशू के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।